नमस्कार। हमारे आज की वीडियो लेक्चर का टॉपिक है प्रदत्तों का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इसके अंतर्गत आज हम सीखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा क्या है, इसकी क्या आवश्यकता है, यह कितने प्रकार का होता है, हिस्टोग्राम और पॉलीगन का निर्माण कैसे किया जाता है और इनके क्या उपयोग हैं। यह टॉपिक बीएड, एमएड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए हम शुरू करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के महत्व को समझने के लिए उदाहरण के रूप में मैं आपके सामने 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के गणित विषय में प्राप्तांक के आंकड़े प्रस्तुत कर रही हूँ। इन्हें दिखाकर मैं आपसे अगर पूछूं कि इन आंकड़ों से आप क्या समझते हैं, इसमें से कितने छात्रों ने फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन प्राप्त की है, कितने विद्यार्थी फेल हैं, सबसे अधिक अंक किस विद्यार्थी के हैं और सबसे कम अंक किस विद्यार्थी के हैं, तो आप इससे कोई निष्कर्ष मात्र इन्हें देखकर नहीं निकाल सकते। और अगर चाहेंगे भी तो समय बहुत अधिक लगेगा, दिमाग बहुत अधिक लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये आंकड़े देखने में जटिल और नीरस प्रतीत होते हैं। किंतु यदि इन आंकड़ों को आवृत्ति वितरण में व्यवस्थित करके इनका ग्राफ बना दें तो आप उसे तुरंत समझ जाएंगे और उससे निष्कर्ष निकाल पाएंगे। हम जो आंकड़े सांख्यिकी में एकत्र करते हैं वे जटिल और नीरस होते हैं। साधारण व्यक्ति उन्हें नहीं समझ पाता और ना ही उनका उपयोग कर पाता है। इसीलिए आंकड़ों को सरल और उपयोगी बनाने के लिए उन्हें चित्रों के रूप में ग्राफ बनाकर प्रदर्शित किया जाता है। एक चित्र 1000 शब्दों के बराबर होता है। शिक्षण में सहायक सामग्री के महत्व से आप परिचित ही हैं। किसी चीज को देखकर हम आसानी से समझ जाते हैं। इसीलिए हमें आंकड़ों का विश्लेषण करने और उनका अध्ययन करने के लिए ग्राफ की यानी रेखा चित्रों की आवश्यकता होती है। आंकड़ों के रेखाचित्रीय प्रस्तुतिकरण को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। आंकड़ों या प्राप्त अंकों को ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित करने को ही रेखा चित्रण कहते हैं। सांख्यिकीय और प्रयोगात्मक आंकड़ों के वास्तविक चित्रण को ग्राफ कहते हैं, जो ऐसी रेखाओं, वक्रों अथवा आकारों के रूप में होता है जो चरों के मध्य संबंधों को प्रदर्शित करते हैं। यानी कहने का अभिप्राय है कि आंकड़ों को जब हम ग्राफ पेपर पर रेखा चित्र के रूप में विभिन्न रेखाओं, वक्रों के रूप में प्रस्तुत करते हैं तब वह रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण कहलाता है। शिक्षा, मनोविज्ञान, कृषि, तकनीकी, राजनीति सभी क्षेत्रों में ग्राफ का उपयोग किया जाता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का क्या महत्व है। ग्राफ द्वारा आंकड़ों को सार्थक बना दिया जाता है, जिससे वे सुगमता से समझ में आ जाते हैं, क्योंकि आंकड़ों को देखकर हम उनसे कोई सार्थक परिणाम नहीं निकाल पाते, लेकिन यदि उन्हें हम ग्राफ से दर्शाएं तो सुगमता से समझ में आ जाते हैं और उनसे हम निष्कर्ष निकाल पाते हैं। ग्राफ द्वारा अलग अलग चल राशियों की तुलना की जा सकती है, चाहे वे 2 हों या अधिक हों, जैसे बुद्धि और शैक्षिक उपलब्धि की तुलना, जैसे लिंग और रुचि की तुलना, जैसे शिक्षा स्तर और अभिवृद्धि की तुलना। इसी प्रकार 2 या 2 से अधिक समूहों की तुलना भी ग्राफ द्वारा आसानी से की जा सकती है। ग्राफ द्वारा दर्शाए गए आंकड़ों को देखकर व्यक्ति आसानी से समझ जाता है और उससे कोई उपयोगी कंक्लूजन निकाल पाता है और इससे समय की बचत होती है। आंकड़ों की प्रकृति। अंकों को देखकर प्रकृति का पता लगाना कठिन होता है। ग्राफ को देखकर हम आंकड़ों की प्रकृति को शीघ्रता से समझ सकते हैं। इससे हमें पता चलता है कि आंकड़े समजातीय हैं या विषम जातीय हैं, वितरण सम है या विषम है। ग्राफ द्वारा आंकड़ों को सरस और आकर्षक तथा प्रभावशाली बनाया जाता है। ग्राफ में रंगों का उपयोग करके उन्हें आकर्षक बनाया जाता है। विभिन्न प्रकार के रंग, विभिन्न प्रकार की शेडिंग, स्तंभ और बार जो हैं वो ग्राफ को प्रभावशाली बनाते हैं। विज्ञापन की दुनिया में कंपनीज आकर्षक ग्राफ्स का प्रयोग अपनी सेल और उत्पादन को बढ़ाने में करती हैं। ग्राफ को देखकर आंकड़ों का विश्लेषण करके निष्कर्ष सरलता से ज्ञात किए जा सकते हैं। ग्राफ को देखकर हम एक चर का दूसरे पर प्रभाव, एक में वृद्धि होने से दूसरे में कमी या एक में कमी होने से दूसरे में वृद्धि इत्यादि को आसानी से देख सकते हैं। ग्राफ बनाने के सामान्य नियम। रेखा चित्र प्राय 2 भुजाओं कोऑर्डिनेट्स के बीच बनाया जाता है।
जिन्हें हम x और y कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। x एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन, y एक्सिस वर्टिकल लाइन। ये दोनों एक्सिस जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे मूल बिंदु ओरिजिन कहते हैं, जिसे O से दर्शाते हैं। इसमें ग्राफ के 4 भाग दिखाए गए हैं, A क्वाड्रेंट, B क्वाड्रेंट, C क्वाड्रेंट और D क्वाड्रेंट। A क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, B क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव और y नेगेटिव है, C क्वाड्रेंट में x और y दोनों नेगेटिव हैं और D क्वाड्रेंट में x नेगेटिव और y पॉजिटिव है। मनोविज्ञान और सांख्यिकी में A क्वाड्रेंट का ही ग्राफ बनाने में सामान्यतः उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें धनात्मक मूल्य होता है। ग्राफ में x एक्सिस सामान्यतः बड़ी होती है y एक्सिस की तुलना में। ग्राफ बनाते समय हमें उसका स्केल अवश्य लिखना चाहिए और ग्राफ का हेडिंग लिखा जाना चाहिए। टाइप्स ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा हम उसे कहते हैं जिसे कि आवृत्ति वितरण में व्यवस्थित कर दिया गया हो। आवृत्ति वितरण को ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करने की प्रमुख 4 विधियां हैं। स्तंभाकृति हिस्टोग्राम, आवृत्ति बहुभुज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, संचयी आवृत्ति वक्र क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और संचयी प्रतिशत वक्र क्यूमुलेटिव परसेंटेज फ्रीक्वेंसी कर्व। पहले हम चर्चा करते हैं हिस्टोग्राम स्तंभाकृति की। हिस्टोग्राम शब्द 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। हिस्टो का अर्थ है ऊपर को खड़ी हुई कोई वस्तु और ग्राम का अर्थ है चित्र खींचना, यानी सांख्यिकी में ऐसे आयत जो वर्गांतर की आवृत्तियों को दर्शाते हैं हिस्टोग्राम कहलाते हैं, यानी खड़े हुए आयतों को खींचना जो कि आवृत्तियों को दर्शाते हैं। हिस्टोग्राम को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, हिस्टोग्राम एक ऐसा रेखा चित्र है जिसमें आवृत्तियों को स्तंभ द्वारा दर्शाया जाता है। स्तंभ यानी जैसे आप आइसक्रीम बार, चॉकलेट बार आपने देखी होगी, उसी प्रकार से हिस्टोग्राम की आकृति होती है, इस प्रकार से एक बार की शेप में। हिस्टोग्राम सतत आवृत्ति वितरण का आयतीय निरूपण है। यह समान और असमान वर्ग अंतराल के लिए बनाया जा सकता है। इसमें वर्ग अंतराल आधार होते हैं तथा आयत की ऊंचाई उस वर्ग की आवृत्ति के बराबर होती है। आयत की जितनी ऊंचाई होगी वो ऊंचाई उस वर्ग अंतराल की आवृत्ति के बराबर होगी। अब हम सीखते हैं कि हिस्टोग्राम किस तरह से बनाया जाता है। यहाँ हमारे सामने क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। क्लास इंटरवल विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त किए गए प्राप्तांक और यह है विद्यार्थियों की संख्या। क्लासेस हमें दी गई हैं 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और इसी प्रकार से 100 तक। हिस्टोग्राम बनाने के लिए क्लास इंटरवल को हम x एक्सिस पर दर्शाते हैं और फ्रीक्वेंसी y एक्सिस पर। और यहाँ हमने इसका स्केल लिखा है 1 सेंटीमीटर बराबर 1 क्लास इंटरवल और y एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर बराबर 2 फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल अंकित करने के बाद अब हम पहला क्लास इंटरवल लेते हैं। इसकी निम्नतम सीमा और उच्चतम सीमा पर हम एक एक लंब खींचते हैं और फिर लंब हम कहां तक खींचेंगे, जितनी उस वर्ग अंतराल की फ्रीक्वेंसी होगी। तो पहले वर्ग अंतराल की फ्रीक्वेंसी 5 है, तो हमने 5 की ऊंचाई तक, 5 फ्रीक्वेंसी तक हमने 2 लंब खींचे और फिर इनको हम क्षितिज रेखा से मिला देते हैं। तो इस तरह से यह एक रेक्टेंगल तैयार हो गया। इसी प्रकार दूसरे क्लास इंटरवल में भी हम एक लंब 20 से खींचेंगे और दूसरा हम 30 से खींचेंगे और फिर इनको क्षितिज रेखा से मिला देंगे। और इसी प्रकार सभी वर्ग अंतराल में हम उच्चतम और निम्नतम सीमा पर वर्टिकल लाइंस खींचकर उन्हें हॉरिजॉन्टल लाइन से मिला देते हैं और यह आयत तैयार हो जाते हैं। इस पीपीटी में हिस्टोग्राम निर्माण के चरण बताए गए हैं। एक्स एक्सिस पर वर्ग अंतरालों की निम्न और उच्च सीमा को अंकित किया जाता है। वाई एक्सिस पर आवृत्तियों को लिखा जाता है। प्रत्येक वर्ग अंतरालों की निम्न सीमा और उच्च सीमा से एक लंब उतनी ही ऊंचाई तक खींचते हैं जितनी उस वर्गांतर के सामने की आवृत्ति हो और फिर लंब की दोनों रेखाओं के ऊपरी छोर को एक्स एक्सिस के समानांतर क्षितिज रेखा से मिला देते हैं। इस तरह प्रत्येक वर्गांतर का एक आयत तैयार हो जाता है और हमारा पूरा हिस्टोग्राम बन जाता है। यह भी हिस्टोग्राम का ही एक एग्जाम्पल है। इसमें मंथली स्कूल फीस और नंबर ऑफ स्कूल्स को दर्शाया गया है। मंथली स्कूल फीस को क्लास इंटरवल के रूप में हम एक्स एक्सिस पर दर्शाते हैं
और नंबर ऑफ स्कूल्स को, फ्रीक्वेंसीज को वाई एक्सिस पर, और प्रत्येक क्लास इंटरवल के समक्ष उसकी जितनी फ्रीक्वेंसी है उससे वर्टिकल लाइन खींचकर हॉरिजॉन्टल लाइन से मिला देते हैं और इस प्रकार यह हिस्टोग्राम तैयार हो जाता है। अब हम देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आवर्ती बहुभुज क्या है। पॉलीगन का शाब्दिक अर्थ है बहुकोण, यानी जिसमें बहुत सारे कोण हों, और बहुभुज का अर्थ है जिसमें अनेक भुजाएं होती हैं। एक तरह से इन दोनों शब्दों को मिलकर, आवृत्ति और बहुभुज को मिलकर, हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को परिभाषित कर सकते हैं। आवृत्ति बहुभुज का अर्थ उस रेखा चित्र से है जिसमें आवृत्ति को अनेक भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यानी आवृत्ति बहुभुज वह आकृति है जो अनेक भुजाओं से घिरी हो तथा जिसमें अनेक कोण हो। जिस प्रकार की इस आकृति में आप देख रहे हैं, इसमें कई भुजाएं हैं, जैसे ये है, अलग अलग भुजाएं हैं और अलग अलग कोण हैं। तो यह एक ऐसी आकृति हुई जिसमें अनेक भुजाएं हैं और अनेक कोण हैं। तो ऐसी आकृति आवृत्ति बहुभुज कहलाती है। इस स्लाइड में दर्शाया गया है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है। क्लास इंटरवल को हम एक्स एक्सिस पर दर्शाते हैं और फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पर। इसमें हम फ्रीक्वेंसीज को क्लास इंटरवल के मिड पॉइंट पर अंकित करते हैं। इसीलिए हम प्रत्येक क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। क्योंकि यह एक्सक्लूसिव सीरीज है, एक्सक्लूसिव सीरीज का अभिप्राय है कि क्लास इंटरवल की उच्चतम सीमा उस क्लास में शामिल नहीं है। जैसे 5 से 10 तक में 10 अगली क्लास में शामिल है। तो उच्चतम और निम्नतम सीमा को जोड़कर 2 का भाग देकर हम मिड पॉइंट ज्ञात कर लेते हैं। जैसे 5 और 10, तो इसका मिड पॉइंट होगा 7, क्योंकि 10 यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में शामिल है। तो 5 और 9 14 और उसे 2 से डिवाइड करने पर 7 मिड पॉइंट हमें प्राप्त होगा। इसी प्रकार प्रत्येक क्लास इंटरवल का हम मिड पॉइंट ज्ञात कर लेते हैं। अब मिड पॉइंट को हम यहाँ पर एक्स एक्सिस पर हमने लिख दिया है। अब हम इनको ग्राफ पर अंकित करते हैं। मिड पॉइंट 12 के सामने फ्रीक्वेंसी 1 है, तो जहां फ्रीक्वेंसी 1 और 12 आपस में मिलते हैं वहां हम डॉट लगाते हैं। इसी प्रकार मिड पॉइंट 22 के सामने फ्रीक्वेंसी है 3, 22 के सामने फ्रीक्वेंसी 3 जिस बिंदु पर मिलते हैं वहां हम डॉट लगाते हैं। इस प्रकार ग्राफ पर सभी बिंदुओं को अंकित करने के बाद इन बिंदुओं को हम स्केल के माध्यम से मिलाते हैं। सबसे मुख्य बात यह है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में हम ग्राफ पर अंकित बिंदुओं को फ्री हैंड से नहीं मिलाते हैं। इन बिंदुओं को, इनके मध्य बिंदुओं को हम स्केल के माध्यम से मिलाते हैं। इसीलिए इसमें ये भुजाएं, ये सीधी रेखाएं हमें प्राप्त होती हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की आकृति हमें पूर्ण दिखाई दे, इसके लिए हम एक ऐसे अतिरिक्त क्लास इंटरवल की कल्पना करते हैं जिसकी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है। तो एक हम प्रारंभ में ऐसा क्लास इंटरवल ले लेते हैं जिसकी आवृत्ति 0 है और एक अंत में जिसकी की आवृत्ति 0 है। तो यहाँ हमने 5 से 10 तक का एक क्लास इंटरवल मान लिया जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 है, और लास्ट में 55 to 60 एक क्लास इंटरवल मान लिया जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 है। हम इन दोनों वर्गों के बिंदु ग्राफ पर अंकित करते हैं और ग्राफ को 0 फ्रीक्वेंसी तक मिला देते हैं। इससे यह पॉलीगन हमें पूरा दिखाई देता है, हवा में लटकता हुआ प्रतीत नहीं होता। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और हिस्टोग्राम के क्या यूजेस हैं, क्या उपयोग हैं? तो सबसे पहली चीज है कि दोनों का ही उपयोग 2 या 2 से अधिक समूहों की तुलना करने में किया जाता है। एक वर्गांतर से दूसरे वर्गांतर में परिवर्तन स्पष्ट इनमें दिखाई देता है। इनके माध्यम से हमें पता लगता है कि वितरण सम है या विषम है, प्राप्तांक सामान्य रूप से वितरित है या असामान्य है। यदि वितरण सामान्य होता है तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की आकृति लगभग नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के समान दिखाई देती है। हिस्टोग्राम के माध्यम से भी हम आवृत्ति बहुभुज का निर्माण कर सकते हैं, जैसा कि इस स्लाइड में दर्शाया गया है। नीचे मार्क्स ऑब्टेन्ड क्लास इंटरवल के रूप में दर्शाए गए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की फ्रीक्वेंसीज दर्शाई गई हैं। हम उसी प्रकार से हिस्टोग्राम का पहले निर्माण करते हैं, क्लास इंटरवल पर खड़े हुए आयत खींचकर। उसके बाद इन आयतों का मिड पॉइंट हम ज्ञात कर लेते हैं और मिड पॉइंट पर हम
इस प्रकार निशान लगा देंगे और इनके मिड पॉइंट को फिर हम स्केल से मिलाएंगे, तो उसी प्रकार हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन प्राप्त हो जाएगा। और एक अतिरिक्त फ्रीक्वेंसी का वर्ग मानकर इनको हम शून्य फ्रीक्वेंसी से प्रारंभ में और अंत में मिला देते हैं, जिससे हमें पूर्ण आवृत्ति बहुभुज प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम हिस्टोग्राम से फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का निर्माण भी कर सकते हैं। अब हम देखें कि हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में क्या अंतर है। हिस्टोग्राम द्वारा एक बार में एक ही समूह के चर प्रदर्शित किए जा सकते हैं। क्योंकि इसमें खड़े हुए आयत होते हैं, तो एक ग्राफ में यदि हम 2 या 2 से अधिक समूहों को प्रदर्शित करेंगे तो बहुत सारे हमारे पास खड़े हुए रेक्टेंगल आ जाएंगे, जिन्हें की समझना मुश्किल होगा। जबकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में कई समूहों के चरों को एक साथ प्रदर्शित कर सकते हैं। दूसरी चीज है, हिस्टोग्राम संपूर्ण वर्गांतर पर बनाया जाता है, यानी यह पूरे वर्गांतर में आवृत्ति के वितरण को दर्शाता है, जबकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन वर्गांतरों के मध्य बिंदुओं मिड पॉइंट पर बनाया जाता है। हिस्टोग्राम तुलनात्मक अध्ययन हेतु इसका उपयोग हम नहीं करते हैं, जबकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का प्रयोग तुलनात्मक अध्ययन के लिए सरलता से किया जा सकता है। जिस प्रकार इस स्लाइड के अंतर्गत हम देखें कि 2 समूहों के फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाए गए हैं और हमें स्पष्ट पता चल रहा है कि पहले समूह का लार्ज टारगेट है और दूसरे समूह का कम, तो हम एक ही ग्राफ में देखकर इनकी तुलना कर सकते हैं। अब आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का कॉन्सेप्ट स्पष्ट हो गया होगा। धन्यवाद। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे।